महाराज, मुझे तो लगता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ कर्म करने से ही प्राप्त हो सकता है। कितनों के पास बुद्धि होती है पर वे कर्म ही नहीं करते, तो फिर उनकी बुद्धि का क्या उपयोग। और नसीब भी तो कर्म करने वालों का साथ देता है। तुम्हारी बात ठीक है मंत्री जी, पर बिना बुद्धि के कोई अच्छे कर्म कैसे करेगा। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। राजेश, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब कुछ समय बाद दूंगा। ठीक है महाराज। अरे राजेश भाई, ये मोहन कितना मेहनत करता है, फिर भी इतना गरीब क्यों है। हाँ सुरेश भाई, मोहन मेहनत तो बहुत करता है, पर सिर्फ मेहनत करने से ही ज़्यादा धन प्राप्त नहीं होता। इंसान को कर्म के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। बुद्धि? मैं समझा नहीं भाई। देखो सुरेश भाई, मोहन खेत में मेहनत करके फसल तो उगाता है, पर उस फसल को वह गांव के बाजार में ही बेचता है। यदि वह अपनी फसल शहर के बाजार में बेचने जाए तो उसे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन फिर रामलाल तो मोहन से कम मेहनत करता है, फिर भी वह ज़्यादा धनवान कैसे है। और रामलाल भी अपनी फसल गांव के बाजार में ही बेचता है। क्योंकि रामलाल पढ़ा लिखा और बुद्धिमान है, इसलिए वह अपने खेत में कुछ अलग करता है। बाकी सब किसान गेहूं की फसल उगाते हैं, पर रामलाल अकेले ही मक्के की फसल उगाता है। बाजार में मक्का बेचने वाला रामलाल अकेला है, इसलिए उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उसका मक्का जल्दी बिक भी जाता है। मैं नहीं मानता कि रामलाल बुद्धिमान है। ये तो उसका नसीब अच्छा है जो उसके खेत में मक्के की फसल आती है और बाकी के खेत में नहीं आती। नहीं भाई, नसीब कुछ नहीं होता। इंसान बुद्धिमान होना चाहिए, तभी वह बुद्धि से कर्म करता है और जीवन में सफल होता है। नहीं, बुद्धि और कर्म कुछ नहीं है, सब कुछ नसीब का खेल है। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो हम हमारे राजा के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि नसीब, कर्म और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। फिर राजेश और सुरेश राजमहल की ओर निकल जाते हैं। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो। प्रणाम महाराज, मैं राजेश हूँ और यह मेरा मित्र सुरेश है। सुरेश का मानना है कि बुद्धि और कर्म कुछ नहीं होता, सब कुछ नसीब से ही मिलता है। पर मेरा मानना है कि बुद्धि के बिना ना ही इंसान कर्म कर सकता है और ना ही उसका नसीब बदल सकता है। अब महाराज आप ही बताइए कि कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन श्रेष्ठ है। कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन सर्वश्रेष्ठ है, यह तो बड़ा सोचने वाला सवाल है। महाराज कुछ देर सोचते हैं
और फिर महामंत्री से पूछते हैं। मंत्री जी, आप बताइए कि कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन सर्वश्रेष्ठ है? महाराज, मुझे तो लगता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ कर्म करने से ही प्राप्त हो सकता है। कितनों के पास बुद्धि होती है पर वे कर्म ही नहीं करते, तो फिर उनकी बुद्धि का क्या उपयोग? और नसीब भी तो कर्म करने वालों का साथ देता है। तुम्हारी बात ठीक है मंत्री जी, पर बिना बुद्धि के कोई अच्छे कर्म कैसे करेगा? मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। राजेश, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब कुछ समय बाद दूंगा। ठीक है महाराज। फिर राजेश और सुरेश राजमहल से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन महाराज अपने गुरुदेव से मिलने जंगल की ओर निकलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पुत्र, क्या हुआ? आज तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? गुरुदेव, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कैसा सवाल? पूछो मुझसे। कर्म, बुद्धि और नसीब में से कौन सर्वश्रेष्ठ है गुरुदेव? अच्छा, तो ये सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम अभी राजमहल जाओ और 3 व्यक्तियों को लेकर आओ, जिनमें से एक बहुत कर्म करने वाला होना चाहिए, दूसरा बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और तीसरा सिर्फ नसीब के भरोसे जीने वाला होना चाहिए। महाराज राजमहल गए और 3 आदमी को लेकर फिर गुरुदेव के पास वापस आए। लो गुरुदेव, मैं ले आया इन 3 व्यक्तियों को। इनमें से मोहन बहुत ज्यादा कर्म करता है और यह रघुवीर है जो सिर्फ नसीब के भरोसे जीता है, और यह विजय बहुत चतुर और बुद्धिमान है। गुरुदेव तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम तीनों को मैंने यहाँ पर मेरा एक काम करने के लिए बुलाया है। अगले 10 दिन तक तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करना है और गांव में बेचना है। लकड़ियाँ बेचकर तुम्हारे पास जो भी धनराशि आएगी वह 10 दिन बाद तुम्हें महाराज को लाकर देनी है। जो भी सबसे ज्यादा धन लाकर देगा उसे महाराज इस राज्य का महामंत्री बना देंगे। गुरुदेव की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो गया और वह भागते हुए घर गया। उसने घर से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर भागा। मैं ही महामंत्री बनूंगा। मैं आज बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाऊंगा। ऐसा सोचकर मोहन लकड़ियां काटने लगा। उसने 4 गड्ढे लकड़ियां काट लीं, पर जब लकड़ियों के गड्ढे उठाने की बारी आई तब वह एक ही गड्ढा उठा पाया। अरे, मैं तो एक गड्ढे से ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं उठा पा रहा हूँ। अब मेरी इतनी सारी लकड़ियाँ यहीं पर रह जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से एक गड्ढा बेचकर आता हूँ और फिर दूसरा लेकर जाऊंगा। ऐसा सोचकर मोहन लकड़ियां बेचने गांव की ओर निकल गया। उसने गांव में जाकर लकड़ियां बेच दी और फिर वह जंगल की ओर निकला, पर तब तक शाम हो गई थी। अरे ये क्या, अभी तो शाम हो गई है और मेरे जंगल में पहुंचने तक रात हो जाएगी। रात में तो जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं, इसलिए अभी मैं जंगल में नहीं जा सकता।
मैं कल सुबह जल्दी जंगल जाऊंगा और बची हुई लकड़ियां लाकर गांव में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर मोहन घर चला गया। दूसरे दिन सुबह मोहन फिर से जंगल गया, पर उसने देखा कि उसकी लकड़ियां वहां पर थी ही नहीं। अरे ये क्या, मेरी लकड़ियां कहाँ गई? कल मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी लकड़ियां काटी थी, पर फिर भी मैं एक गड्ढे का ही धन कमा पाया। फिर मोहन उदास होकर फिर से लकड़ियां काटने लगा। आज भी उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी, पर आज भी वह एक गड्ढा ही लकड़ियां बेचने ले जा पाया। इसी तरह 10 दिन बीत गए और 10 दिनों में मोहन ने सिर्फ 10 गड्ढे लकड़ियां बेची। उधर रघुवीर भी जंगल में खुद का नसीब अपनाने निकल गया था। हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे इस राज्य का महामंत्री बनना है। मुझे कहीं से बहुत सारा धन मिल जाए, मुझे एक खजाना मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। लेकिन मैं लकड़ियां काट कर तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा नसीब में महामंत्री बनना लिखा होगा तो मैं ज़रूर बनूंगा। मुझे पता है कि महामंत्री बनना मेरे ही नसीब में लिखा है, इसलिए मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। ऐसा सोचकर रघुवीर जंगल में इधर उधर खजाने की खोज में भटकता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला और 10 दिन बीत गए। उधर बुद्धिमान विजय गुरुदेव के पास से घर आया। उसने 2 कुल्हाड़ी को धार लगाई और बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल जाकर उसने सूखी लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी, फिर उन्हें बैलगाड़ी में रखा और गांव में बेचने के लिए आया। विजय ने पूरी लकड़ियां बेच दी और बहुत सारे पैसे कमाए। इसी तरह विजय ने 10 दिनों में बहुत सारी लकड़ियां बेची और सबसे ज्यादा धन कमाया। 10 दिनों बाद तीनों गुरुदेव के पास आए। तो बताओ, अब किसने कितना धन कमाया है? गुरुदेव, मैंने बड़ी मेहनत करके ज़्यादा लकड़ियाँ काटी थी, पर मैं उन्हें बेचने गांव में नहीं ले जा पाया, इसलिए मैं ज़्यादा धन नहीं कमा सका। फिर रघुवीर बोलता है, गुरुदेव, मेरे नसीब में महामंत्री बनना है ही नहीं, इसलिए भगवान ने मेरी सुनी नहीं। फिर विजय बोलता है, गुरुदेव, मैंने इतना धन कमाया है। तो देखा महाराज, जिसके पास बुद्धि नहीं है वह कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं कर सकता। यदि मोहन ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई होती और बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता तो वह कितनी सारी लकड़ियां गांव में बेच सकता था। और नसीब उसी का साथ देता है जो अपनी बुद्धि से कर्म करता है। जैसे कि विजय ने उसकी बुद्धि लगाकर उसका कर्म किया तो उसके नसीब ने भी उसका साथ दिया। हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि बुद्धि के बिना ना ही हम अच्छा कर्म कर सकते हैं और ना ही हमारा नसीब साथ दे सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही सबसे अच्छे कर्म करता है और नसीब भी उसी का साथ देता है, इसलिए बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। आज से मैं विजय को मेरा महामंत्री घोषित करता हूँ। फिर विजय खुशी खुशी महाराज के साथ राजमहल की ओर निकल जाता है।